दोस्तों, शबनम मोबाइल पर एक लड़के से बात करती है। शबनम के अब्बू अजमल शबनम को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सब कुछ शादी से पहले सही नहीं है। तुम्हें तो पता है कि इस्लाम धर्म में लड़कियों का शादी से पहले किसी भी लड़के से बातचीत करना ये अच्छा नहीं माना जाता है। और आखिर तुम इस लड़के से क्यों बात कर रही हो? तुम्हारा इस लड़के से रिश्ता क्या है? शबनम अपने अब्बू अजमल से कहती कि अब्बू, आप परेशान ना होइए, ये लड़का सिर्फ हमारा दोस्त है। इसका नाम परवेज है और ये डॉक्टर इब्राहिम का बेटा है। जैसे ही अजमल ये सुनते तो कहते, ओ अच्छा, डॉक्टर इब्राहिम साहब, वो तो शहर के नामे जामे नामचीन डॉक्टर है। शबनम कहती कि जी अब्बू, हम उन्हीं के लड़के से बात करते हैं, वो सिर्फ हमारा दोस्त है। क्योंकि परवेज हमारे क्लास में पढ़ता है, हमारी सीट पर ही बैठता है, इसलिए हमारी और उसमें दोस्ती हो गई। जब शबनम के अब्बू परवेज ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बेटी शबनम बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए वो इत्मीनान हो जाते हैं, चैन की सांस लेते हैं। इधर शबनम पूरी रात परवेज से बात किया करती है। वो अपने अब्बू से झूठ बोल देती है कि परवेज उसका दोस्त है, परवेज उसका बॉयफ्रेंड रहता है। यहाँ तक तो शबनम की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन परवेज और शबनम जो कि 6 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, शबनम परवेज से शादी के लिए दबाव बनाती है। परवेज कहता है कि देखिए शबनम, हम अलीगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पर हम बीएमएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वापस आएंगे तो ही आपको इस बारे में कुछ बता सकते हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे अब्बू डॉक्टर इब्राहिम वो चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरह एक बड़ा डॉक्टर बनूं। जब शबनम ये सुनती है तो कहती है कि देखिए परवेज जी, क्या आप हमें छोड़ करके ऐसे अकेले चले जाएंगे, वो भी इतनी दूर? 1 साल बाद वापस आएंगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? परवेज कहता है कि अगर आप इतनी बेकरार हैं, बेचैन हैं, तो मैं आपकी बेचैनियों को, आपकी बेकरारियों को राहत दे सकता हूँ। आज शाम को आप हमसे मिलने आइएगा। शबनम ये सुनती है तो बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी अपने बॉयफ्रेंड परवेज से मिलने जाती है। वैसे तो वो लोग कॉलेज में ही मिला करते थे, कभी कभार किसी रेस्टोरेंट में मिल लिया करते थे, क्योंकि शबनम जिसके अब्बू मौलवी रहते हैं। अब ऐसे में अगर मौलाना साहब को किसी ने बता दिया या कान भर दी कि आपकी बेटी तो गैर मर्दों से मिल रही है, तो ऐसे में शबनम के घर पर बवाल मच जाएगा। क्योंकि शबनम जिसके 4 भाई रहते हैं, अब ऐसे में उसके भाई तो उसे कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए शबनम अपने भाइयों की डर की वजह से कम ही परवेज से मिला जुला करती है। वैसे भी वो लोग हर दिन कॉलेज में एक दूसरे से मिल लिया करते हैं। शबनम बहुत खुश होती है क्योंकि वो पूरे 2.5 महीने बाद परवेज से मिलने जा रही थी। शबनम के अब्बू अजमल पूछते हैं कि बेटा, तुम शाम के 7:30 बजे कहाँ जा रही हो? कहो तो तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ लगवा दूँ, वो तुम्हें छोड़ दे। शबनम कहती कि नहीं अब्बू, बस मैं पास की गली वाले घर में जा रही हूँ, आफरीन के घर। आज आफरीन का बर्थडे है, जन्मदिन है। जब अजमल ये सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा, तुम अपनी दोस्त आफरीन के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर के जा रही हो? ये लो 550 रुपया, अपनी दोस्त आफरीन के पसंद का कोई तोहफा ले लेना, खाली हाथ नहीं जाते हैं ऐसे किसी के घर। अब शबनम 550 रुपया ले लेती है, तेज़ी से वो घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो गली में पहुंचती है अपने यानी कि मेन रोड पर, तो देखती है कि उसके सभी भाई घर के अंदर है, कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। वो फटाक से ऑटो लेती है और उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जहाँ की परवेज ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। जैसे ही वो उस एड्रेस पर पहुँचती है तो देखती है कि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि ये तो एक होटल है। शबनम थोड़ी घबराती है, लेकिन वो 6 सालों से परवेज को जान रही होती है, इसलिए
फिर वो बेझिझक होटल के अंदर पहुंचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो उसके अब्बू ने इसे पैसे दिए थे तोहफे के लिए, क्यों ना परवेज़ के लिए कोई गिफ्ट ले लिया जाए। इसके बाद वो गिफ्ट की शॉप पर जाती है, वहाँ से परवेज़ के लिए गिफ्ट पैक कराती है और खुशी खुशी वो होटल में दोबारा पहुँचती है। परवेज़ से पूछती है कि आप किस रूम में है, मुझे बता दीजिए। परवेज़ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें रिसीव करने आ रहा हूँ। इसके बाद परवेज़ शबनम को रिसीव करने आता है और फिर वो उसे होटल के रूम नंबर 11 में ले जाता है। जैसे ही शबनम रूम नंबर 11 में पहुंचती है तो उसे थोड़ी सी बेचैनी हो रही होती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी शबनम परवेज़ के साथ ऐसे होटलों में नहीं मिली थी। वो घबरा रही होती है। परवेज़ कहता है कि अरे घबराइए नहीं, आप तो हमारी माशूका हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, कोई अजनबी थोड़ी है कि आप हमसे इतना घबरा रहे हैं। लेकिन एक लड़की जब पहली बार अपने महबूब से इस तरीके से बंद कमरे में मिलती है तो लाजमी है कि वो थोड़ी सी घबराए, शर्माए। ऐसे ही सब कुछ शबनम के साथ हो रहा होता है। लेकिन जो उसका आशिक रहता है परवेज़, वो शबनम को कंफर्ट कराने की कोशिश करता है। वो शबनम से कहता है कि चलिए कुछ खा पी लेते हैं नीचे। इसके बाद शबनम और परवेज़ दोनों जाते हैं, डिनर साथ में करते हैं। फिर वो लोग रूम नंबर 11 में वापस आते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग रूम नंबर 11 में वापस आते हैं, परवेज़ शबनम से इंटीमेट होने की कोशिश करता है। अब उन दोनों में शादी से पहले ही वो सब कुछ हो जाता है। शबनम भी परवेज़ से बहुत प्यार करती है। उसे लगता है कि अब तो परवेज़ 1 साल बाद उसे मिलेगा और कहीं अगर वो अलीगढ़ चला गया तो ऐसे में उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई जो उसके साथ ये सब कुछ करेगी, ये सब कुछ करने को राज़ी हो जाए, तो परवेज़ तो उसे छोड़ देगा। बस इसी डर से शबनम परवेज़ के साथ वो सब कुछ कर लेती है। लेकिन बाद में उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने अपने अब्बू के भाइयों के पीठ पीछे उनकी इज्जत को इस तरीके से तार तार कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जब इश्क और आशिकी का भूत सर पर चढ़ता है तो अच्छे अच्छे गुमराह हो जाते हैं। आफरीन की उम्र ही क्या है, वो अभी BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। ऐसे में लाजमी है उन दोनों का बहक जाना। परवेज़ आफरीन से कहता है कि देखिए आफरीन, आप हमें गलत नहीं समझिएगा, मैंने आपके साथ इसलिए सब कुछ किया क्योंकि आप बहुत परेशान थे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता था कि मैं सिर्फ आपका हूँ और आपसे दूर कहीं नहीं जाऊँगा। जब शबनम ये सुनती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। वो परवेज़ से लिपट जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कहती है कि देखिए, आप मुझे कभी धोखा नहीं दीजिएगा, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। जब परवेज़ ये सुनता है तो कहता है कि मैं भी आपसे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ। 1 साल बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो अपने अब्बू से बात करूँगा। शबनम ये सुनती है तो खुशी के आंसू पोंछती है। इसके बाद दोनों आपस में आधे घंटे तक बात करते हैं। फिर रूम नंबर 11 हमेशा के लिए खाली हो जाता है, क्योंकि आफरीन अपने घर चली आती है और परवेज़ अलीगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ता है और अलीगढ़ पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन वो कर क्या सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की पढ़ाई चालू रहती है। वो दोनों जब भी रात को खाली होते हैं एक दूसरे से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया करते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं। कब समय बीत जाता है, 1 साल गुजर जाता है। परवेज़ आगरा वापस आता है। जैसे ही वो आगरा वापस आता है, शबनम की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। शबनम रेलवे स्टेशन पहुंचती है। जैसे ही वो परवेज़ को देखती है तो उसके गले लग जाती है, क्योंकि 1 साल बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को देख रही होती है। इधर बॉयफ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड शबनम को उतना ही प्यार देता है जितना कि शबनम उसे दे रही होती है। अब वो दोनों अपने अपने घर की ओर चले आते हैं। 1 हफ्ते बाद शबनम कहती है, आप अपने अब्बू से बात कीजिए शादी के बारे में हमारे। परवेज़ कहता है कि ठीक है, मैं आज रात को बात करने की कोशिश करूँगा, मेरा फ़ोन साइलेंट रहेगा, आप परेशान नहीं होइएगा।
इसके बाद परवेज डरते डराते सहमते हुए अपने अब्बू के पास जाता है। अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू, हम एक लड़की को पसंद करते हैं, उससे निकाह करना चाहते हैं। डॉक्टर इब्राहिम जब ये सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमसे तबसरा किया, आपने हमें बताया कि आप किसी से इश्क करते हैं। वो लड़की कौन है, परिवार कैसा है, एड्रेस क्या है, हमें बताइए, हम जा कर के मिल लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर इब्राहिम अजमल के घर पहुंचते हैं। शादी की बात होती है। उन्हें परिवार भी पसंद आता है और लड़की भी पसंद आ जाती है, क्योंकि आफरीन बेहद खूबसूरत रहती है। गोरे रंग की, लंबी कदकाठी की, भूरी आंखों वाली आफरीन हर किसी का मन मोह लेती है। आफरीन बहुत खुश होती है, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। इधर परवेज भी बहुत खुश होता है, क्योंकि आखिर उसकी शादी उस लड़की से होने जा रही है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है। दोनों परिवार में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। इधर शबनम बहुत खुश होती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी तय हो गई है, कोई भी रुकावट नहीं आई, क्योंकि लव मैरिज कर पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शबनम और परवेज के लिए बहुत आसान हो गया था। दोनों परिवार राजी हो गए थे। वो समय भी आता है, शबनम दुल्हन बनी बैठी अपने दूल्हे यानी कि परवेज के आने का इंतजार कर रही होती है। परवेज बारात लेकर के शबनम के दरवाजे पर पहुंचता है। शबनम की खुशियों का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि घर में शोर होने लगता है, बारात आ गई, बारात आ गई। दुल्हन शर्मा रही होती है। इधर अजमल और उनके बेटे बारातियों के कसर में, उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ते। हंसी खुशी सब कुछ होता है। अब शबनम की विदाई का वक्त आ जाता है, रुखसती का वक्त आ जाता है। शबनम रुखसत होकर के रोते धोते हुए परवेज के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। शबनम को परवेज के कमरे में बैठा दिया जाता है। जैसे ही शबनम कमरे की सजावट देखती है तो दंग रह जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है, कमरा इतना खूबसूरत सजा रहता है। लेकिन वो बेताब रहती है कि कब परवेज कमरे में आएगा। उसने परवेज के लिए खुद को इतना सजाया है, संवारा है। अब ऐसे में जब तक उसकी आशिकी ना नज़र पड़ जाए तो दिल को कहाँ चैन मिलता है, दिल बेकरार। जो शबनम की सास रहती हैं वो अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा आप ज़्यादा परेशान नहीं होइए, परवेज अपने दोस्तों के साथ बाहर ही खड़ा हुआ, हम आवाज़ दे रहे हैं। अब इसके बाद शबनम की सास अपने बेटे परवेज को आवाज़ देती है। परवेज घर में आता है तो उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। परवेज कमरे में जाता है। जैसे ही वो अपनी दुल्हन को देखता है तो सलाम करता है, क्योंकि मुसलमानों में ये रिवाज है, स्वर्ग की सैर करने से पहले दूल्हा अपनी दुल्हन को सलाम करता है, इसके बाद भी वो अपनी दुल्हन को छूता है। अब वैसे ही परवेज और शबनम के साथ होता है। परवेज और शबनम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होते हैं, क्योंकि आज उनकी शादी की पहली रात रहती है। शबनम बहुत खुश होती है। सुबह होती है। शबनम के ससुराल में बहुत सी रस्में होती हैं। शबनम उन सभी रस्मों को अच्छे से निभाती है। अब शबनम के ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। उसे सास भी बहुत अच्छी मिली रहती है, ननद भी बहुत अच्छी रहती है, परिवार कुल मिला जुला करके बहुत अच्छा रहता है। शबनम मायके आती है। शबनम के अब्बू अजमल, माँ जरीन पूछती हैं कि बेटा परिवार कैसा है, तुम ससुराल में तो खुश हो। शबनम कहती है कि अम्मी अब्बू हमें बहुत अच्छा ससुराल मिला है, हम बहुत खुश हैं, वहाँ सब लोग हमें बहुत मानते हैं। 3 दिन रहने के बाद शबनम अपने ससुराल चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। शबनम और परवेज की शादी को 1 साल का अरसा गुजर जाता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि शबनम के अब्बू अजमल बहुत परेशान हो जाते हैं।
क्योंकि उनकी बेटी शबनम के नंबर पर फोन नहीं लगता। एक दो दिन तो माता पिता ट्राई करते हुए लगता है कि हो सकता है शबनम का मोबाइल बिगड़ गया हो। दामाद परवेज को भी फोन करते हैं, लेकिन परवेज भी कोई जवाब नहीं देता है। अजमल शबनम के ससुर को फोन करते हैं। जैसे ससुर फोन उठाते हैं तो अजमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ससुर कहते हैं कि देखिए, शबनम तो परवेज के साथ अलीगढ़ चली गई थी। लगभग 3 महीनों से वो परवेज के साथ अलीगढ़ में रह रही है। क्या बात है, शबनम के मोबाइल पर फोन नहीं लग रहा है? रुकिए, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। इसके बाद वो अपने बेटे परवेज को फोन लगाते हैं। परवेज फोन उठाता है और अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू क्या बात है, आखिर आप हमें इतना फ़ोन क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं कि बेटा, शबनम के घर वाले परेशान हैं, उनकी शबनम से बात नहीं हो पा रही और तुम भी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे। परवेज कहता है कि अब्बू, शबनम का मोबाइल बिगड़ गया है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रही है। अब जो ससुर रहते हैं शबनम के, वो शबनम के अब्बू अजमल को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि शबनम का मोबाइल बिगड़ गया है, इसलिए उससे बात नहीं हो पा रही है। परिवार को लगता है कि ठीक है, जब मोबाइल बन जाए तो बात कर लेंगे। 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है, बात नहीं हो पाती है। अब 1 हफ्ते बाद अजमल फिर से अपनी बेटी को दामाद को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन ना तो बेटी के नंबर पर फ़ोन लगता है और ना दामाद के। शबनम के अब्बू बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो अपनी बेटी के ससुराल पहुँचते हैं और डॉक्टर इब्राहिम को पूरी बात बता देते हैं। डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं कि देखिए, हमें भी तो कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। वो अपने बेटे परवेज को फ़ोन लगाते हैं, परवेज फ़ोन उठाता है। तो डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं कि बेटा, बहू से बात करवाओ, उसके अम्मी अब्बू घर पर आए। अब जैसे ही परवेज ये सुनता है तो वो फ़ोन काट देता है। अब जो अजमल रहते हैं, जो उनका शक रहता है, वो गहरा जाता है कि आखिर क्या बात है, उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया है कि उनका दामाद उनकी बेटी से बात ही नहीं करवा रहा है। अब वो डॉक्टर इब्राहिम से कहते हैं कि देखिए, हो ना हो मुझे कुछ अनहोनी होने की शंका लग रही है, क्योंकि हमारी बेटी से लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, बात नहीं हो रही है। डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं कि ठीक है, मैं दोबारा अपने बेटे को फ़ोन कर रहा हूँ। वो परवेज़ को फ़ोन करते हैं, लेकिन परवेज़ उनका फ़ोन ही नहीं उठाता है। अब ऐसे ही 2 दिन का समय हो जाता है, परवेज़ अपने अम्मी अब्बू का भी फ़ोन नहीं उठाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए शबनम के सास ससुर उसके अम्मी अब्बू थाने जाते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले फौरन अलीगढ़ पहुंचते हैं, वहां से परवेज को लेकर के आगरा आते हैं। अब परवेज से पूछताछ होती है, लेकिन परवेज आनाकानी करता है, कोई जवाब नहीं देता है। बहुत पूछने पर वो बताता है कि देखिए, हम शबनम को लेकर के बाजार गए हुए थे, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। शबनम का हाथ हमसे छूट गया और वो कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चला। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शबनम कहीं भी नज़र नहीं। मैंने उनको फ़ोन भी मिलाया, लेकिन उनके फ़ोन पर घंटी, लेकिन उनका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। मैंने सोचा कि मैं शबनम के बारे में पता कर लूँगा, उन्हें ढूंढ लूँगा। अगर आप लोगों को बता देता तो आप लोग परेशान होते, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। जब परिवार ये सुनता है, पुलिस वाले ये सुनते हैं, तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है। जब परिवार ये सुनता है तो उसका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। पुलिस वाले परिवार को आश्वासन देते हैं, समझाते हैं कि देखिए, आपकी बेटी शबनम को कुछ नहीं होगा, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ लाएंगे। इसके बाद पुलिस वाले अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को सफलता नहीं मिलती। ऐसे ही 2 महीने से ज़्यादा का समय निकल जाता है, लेकिन शबनम का कुछ भी अता पता नहीं रहता है कि आखिर शबनम गई तो कहाँ गई। वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी रहती है, इसलिए उन्हें अपने दामाद पर कुछ शंका होती है, क्योंकि दामाद पहले तो फोन नहीं उठाता है और जब मिला तो उसने पुलिस वालों को एक नई कहानी बना दी। इसलिए अजमल अपने तरीके से अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक दिन उन्हें इत्तेफाक से परवेज का मोबाइल मिल जाता है। अब जैसे ही परवेज का मोबाइल उनके हाथ लगता है तो वो मोबाइल लेकर के अपने घर चले आते हैं और छानबीन शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें उन्हें परवेज के मोबाइल में मिलती है कि उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। परवेज के मोबाइल में लगभग 150 लड़कियों की
फोटोज रहती है, वीडियोज रहती है। वो दंग रह जाते हैं कि आखिर परवेश इन लड़कियों का करता क्या है। और उन्हीं फोटो में से एक उनकी बेटी शबनम की रहती है। जैसे ही उनके हाथ कुछ सबूत लगता है अपने दामाद के खिलाफ, वो फौरन थाने जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम अभी आपके दामाद से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग परवेज के घर पहुंचते हैं तो परवेज के घर पर ताला लगा रहता है। ना तो वहां परवेज मौजूद रहता है, ना तो उसके अम्मी अबू रहते हैं, वहां कोई भी नहीं रहता है। अब पुलिस के लिए दूसरा सबसे बड़ा हेडेक बन जाता है कि आखिर परिवार गायब कहाँ हो गया। लेकिन वो अपने तरीके से अपनी जांच शुरू करती है। इधर जो अजमल रहते हैं वो अपनी बेटी के लिए तड़प रहे होते हैं, इसलिए अब वो परवेज की मोबाइल की छानबीन करते हैं। बहुत से नंबर मिलते हैं। वो उनमें से सारे नंबरों को एक एक करके फोन लगाते हैं। एक नंबर उन्हें ऐसा मिलता है कि अजमल को ये लगता है कि अब वो अपनी बेटी तक पहुंच जाएगी। अजमल कहते हैं कि मुझे एक लड़की चाहिए। वहां से कई लड़कियों की फोटो आती है, लेकिन अजमल कहते हैं कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बेहद खूबसूरत, जिसकी आंखों में मैं समा जाऊं। जैसे ही डीलर अजमल की बातें सुनता है तो वो शबनम की फोटो उन्हें भेज देता है। जैसे ही अपनी बेटी की वो फोटो देखते हैं, जो कि एक ऐसे बेढंगे कपड़े में रहती है कि जिसे देखने के बाद एक बाप की आंखें शर्म से झुक जाती है। लेकिन वो अपनी डील को आगे बढ़ाते हैं उस डीलर से और कहते हैं कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। डीलर कहता है कि देखिए, इस लड़की के आप 3.5 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि ये लड़की बेहद खूबसूरत है और ये लड़की अभी भी कुंवारी है, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप पहले कस्टमर होंगे जो उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे। अब जैसे अजमल ये सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको पैसे अभी पेटीएम कर दे रहा हूँ, मुझे एड्रेस भेज दीजिए। इसके बाद अजमल 1.5 लाख रुपए पेटीएम कर देते और कहते हैं कि बाकी पैसे जब मैं वहां आऊंगा तो आपको। अजमल कलकत्ता के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उस डीलर ने उन्हें कलकत्ता का एड्रेस दिया था। अजमल को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उनकी बेटी अलीगढ़ से आगरा से कलकत्ता कैसे पहुंच गई। लेकिन वो उस एड्रेस पर पहुंचते, उस जगह पर पहुंचते तो देखते हैं कि एक टूटी फूटी बेहद पुरानी इमारत है, जिसकी दीवारें, बहुत सी दीवारें ढह गई। लेकिन वो अंदर जाते हैं, जब वो अंदर जाते हैं तो वहां का जो मंजर देखते हैं शायद उसे पूरी जिंदगी भूल ना पाए, क्योंकि वहां बहुत सी लड़कियां, महिलाएं बेढंगे कपड़ों में पुरुषों से अजीब अजीब स्टाइल में बातें कर रही होती हैं। लेकिन वो अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, फोन करते हैं, डीलर फोन उठाता और कहता है कि मैं आपके सामने खड़ा। अजमल डीलर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पूरे पैसे लाया, लेकिन मैं तब तक पैसे नहीं दूंगा जब तक आप मुझे लड़की नहीं दिखा देते कि ये वही लड़की है ना। इसके बाद डीलर उस लड़की के पास लेकर के जाता है, यानी कि शबनम के पास लेकर के जाता है। जैसे ही अजमल देखते हैं कि ये उनकी बेटी शबनम है, वो डीलर को पैसों से भरा बैग थमा देते हैं और फिर वो अपनी बेटी के कमरे में जाते, दरवाजा बंद कर लेते हैं। कमरे में बहुत अंधेरा रहता है। अजमल बल्ब जलाते हैं। जैसी रोशनी होती है, शबनम घबरा जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने अब्बू पर पड़ती है तो वो अपने अब्बू से लिपट करके रोने लगती है। अब्बू उसके कहते हैं कि देखो बेटा, अब मैं आ गया हूं, तुम्हें परेशान होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से सुरक्षित निकल जाए, बस तुम रोना बंद करो और ये पानी पियो, मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया। शबनम कहती है कि अब्बू, मैंने कई दिनों से ना तो कुछ खाया है और ना ही पानी पिया है। मेरे साथ धोखा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना शौहर परवेज, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की और जिसने अपनी ही बेटी को इन लोगों के हाथों बेच दिया। अजमल कहते बेटा, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, पहले ये सोचो कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस यहाँ पहुंचती ही होगी। कुछ देर बाद पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद वो वहां जितनी भी महिलाएं होती हैं, जो मालिक होता है, डीलर होता है, उन सभी को गिरफ्तार किया जाता है। शबनम और अजमल, जिन्हें पुलिस सही सलामत ऐसे दलदल से निकाल लेती है जहां से निकल पाना
बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक अब्बू की दिलेरी, अपनी बेटी से मोहब्बत, उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से, खराब होने से बच जाती है। इधर पुलिस वाले परवेज, उसके अब्बू डॉक्टर इब्राहिम, उसके पूरे परिवार को धर दबोचते हैं। उनसे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि परवेज, उसके अब्बू डॉक्टर इब्राहिम समाज के पीठ पीछे ये घिनौना चेहरा लिए हुए वो भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनके साथ शादी करते हैं, और परवेज उन लड़कियों को, अपनी बीवी को इन लोगों के हाथों बेच देता है, जिससे उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। जैसे ही पुलिस वाले, शबनम और उसका परिवार ये सुनता है तो उन्हें यकीन नहीं होता है। पुलिस वाले परवेज, डॉक्टर इब्राहिम, उसकी माँ रेहाना, उन सभी पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि पूरा परिवार ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में सम्मिलित रहता है। अब उन सभी पर मुकदमा चलता है। 3 साल मुकदमा चलने के बाद सभी को आजीवन कारावास होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई। आपका इस पर क्या विचार है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, नमस्कार।